हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 1 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जैसा कि लास्ट डे अभी आपको देखने को मिला, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS SO के फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं। तो पहले तो उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं जो फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बहुत ही मार्जिनल पॉइंट से, कुछ मार्क्स से रह गए फाइनल सिलेक्शन में, तो डियर बिल्कुल मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। फिर से नई एनर्जी के साथ हमें अपना काम करना है, अपने एक्शंस को लेना है, अपने वर्किंग पर उसी तरह से हमें डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 94th अकेडमी अवार्ड। भाई 94th अकेडमी अवार्ड पूछे जा रहे हैं। 94वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं किंग रिचर्ड, कोडा, बी लास्ट, द पावर ऑफ द डॉग। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप सही आंसर एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो रहा है डियर कोडा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कोडा। बेस्ट पिक्चर कोडा, फिलिप रोजोल्ट फैब्रिक जर्मनी एंड पैट्रिक वॉचेस बर्गर की है। तो कोडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन नेवी शिप हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर। किस भारतीय नौसेना के जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? INS सिंधुरक्षक, INS विक्रांत, INS हंसा, INS वलसुरा। तो राइट आंसर है यहाँ पर INS वलसुरा। ऑप्शन डी इज अ राइट। Indian naval ship INS Valsura has been awarded the prestigious President's Color by President Ram Nath Kovind. Next question आ रहा है, for how many days योगा महोत्सव 2022 कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड। कितने दिनों के लिए योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू किया गया है? 150 डेज, 200 डेज, 100 डेज या ओनली 50 डेज? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 100 डेज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 100 दिनों के लिए 100 स्थानों पर आयोजित होने वाला योग महोत्सव 2022 अभियान शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ MRSAM हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। किस देश की साझेदारी में विकसित किया गया है? MRSAM भारतीय सेना का संस्करण है, DRDO द्वारा किस देश के साझेदारी के साथ विकसित किया गया? ऑप्शन हैं आपके इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस। तो राइट आंसर है यहाँ पर इजराइल। ऑप्शन ए इज अ राइट। इट हैज़ डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन हैं आपके चार्ल्स लेक्लर, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, कार्लोस सेंज जूनियर। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल से खेलते हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हैं आपके चंडीगढ़, मुंबई, कानपुर, दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़। यूनियन
होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड? किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन हैं आपके वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है जिसका नाम वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड रखा गया है। तो डायरेक्टली डियर एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है, पहला वन्य जीव बॉन्ड किसने जारी किया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच स्टेट कंबाला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? कंबाला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कंबाला एक लोक खेल है जो पारंपरिक रूप से स्थानीय तुलुवा जमींदारों और कर्नाटक के तटीय जिलों और कर्नाटक के उडुपी और केरल के कासरगोड में परिवारों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है। तो डियर यहाँ पर कंबाला इज़ अ फोक स्पोर्ट है, लोक खेल है आपका कंबाला, जो कि ये बिलोंग करता है आपका कर्नाटका से। तो बिल्कुल डियर राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है आपके गोल्ड, ऑल माई फ्रेंड्स, हेट मी, ड्राइवर माई कार, द पिंक क्लाउड। तो राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सी, ड्राइव माई कार। ड्राइव माई कार एट ऑस्कर 2022 इज द फिफ्थ टाइम अ फिल्म फ्रॉम जापान हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड एंड द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। ऑस्कर 2022 में ड्राइव माई कार पांचवी बार है जब जापान की किसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता है, और 2008 में ऐसा पहली बार हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्राइव माई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड इन टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में चित्रित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। तो डियर ये थे हमारे MCQs। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है एक्सिस बैंक से भाई। सिटी ग्रुप ने अनाउंस किया है, सिटी ग्रुप हैज़ अनाउंस दैट एक्सिस बैंक विल एक्वायरिंग सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस फॉर एन अमाउंट ऑफ 1.6 बिलियन US$ इन ऑल कैश डील। भाई कैश डील साइन हुई है सिटी बैंक और एक्सिस बैंक के बीच में। $1.6 बिलियन का यहाँ पर आपका एग्रीमेंट किया गया है, एक्वायर किया है सिटी बैंक ने। This transaction will be including Citibank India's consumer banking business, which include retail banking, credit cards, consumer loans and wealth management। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना होगा, एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के बीच में एक्वायरिंग हुई है और ये $1.6 बिलियन की हुई है। सेम न्यूज़ हिंदी में अवेलेबल है। सिटी ग्रुप ने घोषणा की है एक्सिस बैंक के एक पूर्ण नगद सौदे में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा, एक्विजिशन करेगा। यह लेन देन सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय सहित होगा, जिसमें खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और धन प्रबंधन शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से, UNFPA। तो डायरेक्टली डियर हमें UNFPA का फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। पब्लिश किया है इन्होंने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट एनुअली, जो कि पब्लिश की जाती है। द रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन टाइटल्ड, बिल्कुल डियर इसका टाइटल हमें ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनता है, सीइंग द अनसीन। Seeing the unseen, the case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 रिलीज हुई है। सीइंग द अनसीन हमें ध्यान रखना है, जो कि इसका क्या है, टाइटल है।
द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या राज्य रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इसका शीर्षक है सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द लोकसभा हैज़ पास द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डीएमसी की बात हो रही है। डीएमसी अमेंडमेंट बिल डियर आ चुका है सो दैट 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं दिल्ली में, एमसीडी 3 एमसीडीज हैं, इनको मर्ज कर दिया गया है इनटू आ सिंगल एंटिटी के रूप। लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया है ताकि दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय किया जा सके। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है और विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। This bill has been passed by the voice vote. Various amendments that were moved by the opposition members have been rejected. The Union Cabinet has approved this bill presentation. केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को प्रस्तुति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट और स्पेशल पॉइंट आ रहे हैं डियर, यहाँ पर हम बात करें स्पेशल ऑफिसर की तो विल बी अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पे टू डिस्चार्ज द इलेक्टेड विंग ऑफ काउंसलर्स फंक्शंस टिल द न्यू कॉरपोरेशंस फर्स्ट मीटिंग इज हेल्ड। नए निगम की पहली बैठक होने तक पार्षदों के कार्यों की निर्वाचित विंग के निर्वहन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। द अमेंडमेंट बिल विल बी ओमिटिंग द section related to local bodies and directors that govern the MCD functioning। यह संशोधन विधेयक स्थानीय निकायों से संबंधित अनुभाग और MCD के कामकाज को नियंत्रित करने वाले निदेशकों को हटा देगा। तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल डियर पूरी तरीके से पास हो चुका है, ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया गया है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमने, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हमने देखी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर ऑक्शनिंग से कोल का ऑक्शनिंग लिग्नाइट माइंस में की जा रही है एंड ऑक्शनिंग ऑफ 122 कोल एंड लिग्नाइट माइंस इंक्लूडिंग 18 न्यू माइंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात हो रही है यहाँ पर। एज ऑफ नाउ 42 कोल माइंस हैव ऑलरेडी बीन ऑक्शन्ड। भाई ऑक्शन पहले ही 42 कोल माइंस का कर चुका है, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा किया जा चुका है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं द ऑक्शनिंग ऑफ द माइंस विल बी इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एनर्जी की सिक्योरिटी के बिहाफ से ऐसा किया जा रहा है एंड विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के अवसर ओपन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मोर देन 1,17,000 सिटीजन्स ऑफ द नेशन। 1,17,000 सिटीजन्स के लिए बात की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के अवसर यहाँ से ओपन होंगे। दिस सेक्टर इज बीइंग रिफॉर्म्ड बाय द कोल मिनिस्ट्री। कोल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? रिफॉर्म किया जा रहा है। द रिसेंट रिफॉर्म्स हैव बीन डन कीपिंग इन माइंड द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के माइंड में रखते हुए ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल कोयला मंत्रालय द्वारा 18 नई खानों सहित 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी शुरू की गई है। मंत्रालय अब तक 42 कोयला खादानों की नीलामी कर चुका है। खादानों की नीलामी से देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और देश में 1,17,000 से अधिक नागरिकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कोयला मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है। हाल के सुधार सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यार नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी यांगत्से रिवर 3 गॉर्जेस 1 द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज जो शिप है जिसने रिटर्न किया टू पोर्ट इन यांगचिंग चाइना सेंट्रल हुबई प्रोविंस में आफ्टर ट्रैवलिंग अप एंड डाउन द यांगचिंग रिवर फॉर इट्स मेडन वॉयज। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज़ है अपनी पहली यात्रा के लिए यांगजी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबई प्रांत के यिचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। तो डियर ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है और 100% ये इलेक्ट्रिक है। द क्रूज शिप इज़ पावर्ड बाय अ मैसिव 7500 किलोवाट और मैरीन बैटरी। इस क्रूज जहाज को 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देखें तो डियर नाम द नेम ऑफ शिप इज यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1 एंड इट इज़ अ 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप। जहाज का नाम यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस 1 है और यह 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है।
Its main purpose will be to ferry travelers who are going on a sightseeing tour on the Yangtze River. इसका मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों को फेरी देना होगा जो यांगजी नदी पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो डियर बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट की तरह से दर्शनीय स्थलों की सैर कराने के लिए इसको लाया गया है। फाइनली इससे रिलेटेड और फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। द शिप 16 मीटर वाइड एंड 100 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी अराउंड 1300 पैसेंजर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। The ship can travel around 100 kilometers, thus saving about 530 metric ton of fuel. It cost is 150 million yuan or 23.66 million US dollar. यह जहाज़ 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। एक बार चार्ज करने पर यह जहाज़ लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और इस प्रकार लगभग 530 मीट्रिक टन ईंधन की बचत करता है। इसकी लागत 150 मिलियन युआन या 23.66 मिलियन US डॉलर है। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम। So the government is looking to launch a scheme to help aspiring entrepreneurs who belong to SC and OBC and are failing to receive venture capital fund VCF। सरकार उन इच्छुक उद्यमियों की मदद करने के लिए एक योजना शुरू करना चाह रही है जो SC और OBC से संबंधित है और उद्यम पूंजी निधि VCF प्राप्त करने में विफल रहे हैं। प्रस्तावित योजना का नाम अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम रखा गया है। द नेम ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम इज अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम। चूँकि VCF योजना के कई वर्षों तक संचालन में रहने के बावजूद अच्छी प्रगति नहीं कर सकी है, इसलिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई और इसे तैयार किया गया है। अंडर द VCF स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा अप टू 15 करोड़। तो भाई ये अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स टू द SC एंटरप्रेन्योर्स। VCF योजना के तहत सरकार अनुसूचित जाति के उद्यमियों को अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बिल्कुल डियर हमें ध्यान रखना है, अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम है। SC और OBC के लिए इसको लाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ पर ये प्रदान करता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से। द कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लेकर आया है फॉर द पीरियड ऑफ 2022-2027 हैज़ बीन क्लियर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। दिस पॉलिसी एम्स दैट इन द नेक्स्ट 5 years the state will have 10 gigawatt of renewable power generation capacity. By 2027, under this policy, it has been aimed to have a share of 1 gigawatt of energy produced from rooftop solar alone. तो भाई कर्नाटका की बात हो रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का लक्ष्य कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी। 2027 तक इस नीति के तहत अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने न्यूज़ को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर सारी PDFs अवेलेबल हैं, आप वहां से PDF ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।